हाँ, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक बात तो क्या बताता है, पॉपुलेशन पैरामीटर और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच रिलेशन बताता है। फिर उसके बाद ये क्या कहता है कि जैसे जैसे आप लार्ज सैंपल है वो बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उतना ही नज़दीक जाता जाएगा किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा बनता जाएगा। मतलब कि जैसे आप नंबर ऑफ सैंपल जो लार्ज साइज सैंपल बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो इस तरीके का बनेगा। उसके बाद में ऑलवेज एप्लीकेबल टू लार्ज साइज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये लगेगा कब, जब लार्ज साइज सैम्पलिंग हो तभी लगेगा, चाहे पॉपुलेशन किसी भी तरीके की हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे नहीं हो। इसका वाइड थ्योरम है और ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होती है, जैसे मीडियन के बारे में, पार्टीशन वैल्यू के बारे में, प्रपोर्शन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, सब के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, रेंज के बारे में बात नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है डिसीजन मेकिंग के अंदर। डिसीजन मेकिंग जब भी करते हैं तो अपन इसको ध्यान में रख के ही करते हैं। स्टैंडर्ड एरर अलग से जो है वो इसके बारे में पढ़ा जाता है, बाकी है बिल्कुल सिंपल सी बात। स्टैंडर्ड एरर कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्डों में कहे ना तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ना, वो भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है और यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, मतलब याद कीजिएगा। अब इसके बाद में क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। इसको जो सिग्मा से जो रिप्रेजेंट किया जाता है। If sample of large size are drawn from the universe and frequency distribution of its mean is obtained, then it is known as sampling distribution of mean। कि भाई लार्ज साइज के सैंपल लिए उसका मीन कैलकुलेट किया तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कहलाएगा। और इसी मीन का मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी द मीन ऑफ यूनिवर्स, और ये जो मीन आएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वही मीन जो पॉपुलेशन का मीन होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इसका कैलकुलेट करते हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर कहेंगे। और जिसे अपन जो सिग्मा एक्स बार से जो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिग्मा एक्स बार एस जो वो लिखा जाता है। स्टैंडर्ड एरर रिवेल द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स। इसके जरूर मदद से क्या होता है कि जैसे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया और उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया जैसे, तो आप क्या कहोगे, पॉपुलेशन का जो मीन है वो कितना है, 100 है। और फिर क्या किया इसका, जैसे आपने स्टैंडर्ड एरर जो वो कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड एरर आ गया मान लीजिए 5, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वो इस एस्टिमेट के लिए जो काम करेगा 5 5 +1 स्टैंडर्ड डेविएशन और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये इस तरीके से काम करेगा। -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये -10 और प्लस के 10 का जैसा काम करेगा। ये स्टैंडर्ड एरर जो वो मीन का कैलकुलेट किया जाता है। अगर मीन करके अपन मीन का कैलकुलेट कर रहे हैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरिलेशन का जो है अगर कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से, और प्रपोर्शन का है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू बनाने यहाँ से आसान हो जाता है, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू जो बन सकता है आसानी से। ये जो दो है कि अगर स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं विथ इनफाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट, या फिर फाइनाइट पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। अपन नॉर्मली जो फॉर्मूला है आपको ये याद रखना है, और ज़्यादातर जगह जो यूज होता है वो यही यूज होता है। अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट है तो ये जो वो क्या लगता है, करेक्शन जिसे कहते हैं, करेक्शन फैक्टर ये लगता है। सर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली भाई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसको याद ही करना पड़ेगा। और इससे यूज क्या होता है वही अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता करते हैं। पहले भी अपन ने पढ़ा था कि अगर -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाते हैं तो 68.27% जो है वो कवर करता है, ये 95.45% कवर करता है, ये 99.73 करता है। और 1.645 अगर
स्टैंडर्ड डेविएशन जा रहे हैं तो 90% कवर करता है, और 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो 95% तक कवर करता है, 2.33 है तो 98%, और ये 99%। भाई इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वापस एक बार रिवीजन करेंगे जस्ट क्लास, मतलब इसके लास्ट में, तब आपको एक बार पूरा का पूरा वापस जो वो अच्छे से समझ आ जाएगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस अगर 5% से ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट है, या कहें 95% कॉन्फिडेंट है। कि अगर डिफरेंस 5% से ज़्यादा है तो अपन क्या कहेंगे कि भाई, सॉरी, 95% कॉन्फिडेंस नहीं है। टेस्ट अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिफरेंस अगर 5% से ज़्यादा है तो डिफरेंस जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, या कहें 95% कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन स्टडी कर रहे हैं और अपन कह रहे हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो है वो 5% से कम हो तो अपन कहेंगे कि भाई इनसिग्निफिकेंट है, या फिर ये कहें कि कॉन्फिडेंस जो है वो 95% से ज़्यादा हो तो अपन कहेंगे कि इनसिग्निफिकेंट है, ये जो है वो डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर हम 5% चेक कर रहे हैं और अगर डिफरेंस जो है वो 5% से ज़्यादा आ जाए, या फिर कॉन्फिडेंस जो 95% से कम हो जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, और या फिर हम कॉन्फिडेंट जो वो नहीं हो पा रहे हैं इस बात पे। मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल, अब सैंपल जो वो रिलायबल है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे, कि जितना स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है, स्टैंडर्ड एरर क्या क्या काम कर रहा है, सेम वैसा वैसा काम कर रहा है जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन काम करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, डिस्पर्सन बताता है कि भाई वैल्यू से कितना लेफ्ट और राइट के अंदर जाएगा, तो वो जितना ज़्यादा है मतलब उतना रिलायबल कम है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड एरर के लगेगा कि जितना ये ज़्यादा होगा उतना जो रिलायबिलिटी कम होगी। तो ये रेसिप्रोकल जो है वो उल्टा रिलेशन काम करता है कि स्टैंडर्ड एरर जितना ज़्यादा होगा रिलायबिलिटी उतनी कम होगी, और स्टैंडर्ड एरर जितना कम होगा रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं बुक के अंदर लिखे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ दे नहीं रखा है, याद जो है वो करने चाहिए, आ सकता है कोई भी क्वेश्चन इसमें से। जितने फॉर्मूले हैं वो एक साइड में लिख दीजिएगा। अब एक बार इसको पूरे को जो एक साथ एक बार पढ़िए ताकि आपको अपने को अच्छे से इसको समझ आ जाए। देखो, सबसे पहले क्या कहता है कि भाई पॉपुलेशन पैरामीटर वगैरह जो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन एक तो पॉपुलेशन के पैरामीटर पता कर पाएँ और एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर पाएँ कि जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या सेम है या नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर अपन डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस किसके बारे में चेक कर सकते हैं, जो अपना ऑब्जर्व की है, मतलब कि जो एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स है, और जो अपन ने हाइपोथाइज की है, मतलब कि अपन ने जो माने हैं वो पैरामीटर सही है या नहीं, या फिर दो सैंपल जो है, दो स्टेटिस्टिक्स मतलब कि दो सैंपल के बीच में भी ये डिफरेंस जो पता कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के मदद से जो अपन चेक कर पाते हैं कि भाई डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और इस कारण अपन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। इसको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या रूल ऑफ डिसीजन जो वो कहा जाता है। इसके बाद में नोटेशन जो वो यूज होते हैं वो याद रखिएगा, इसमें नॉर्मली ध्यान रखिएगा, कैपिटल है ये जैसे कैपिटल सिग्मा है, ये जो दे रखा है ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है, ये म्यू है, ये एक्स बार जैसे कहते हैं अपन, नॉर्मल जो अर्थमेटिक मीन का है वो ये है। यहाँ पर ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है। साइज कितनी होनी चाहिए उसके लिए ये फॉर्मूला है, एक साइड में लिख दीजिएगा अलग से। जो अपन ने ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व जो पैरामीटर है और जो अपन ने एस्टिमेटेड पैरामीटर है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे अपन एरर कहेंगे। दो कारण से आ सकता है, सैम्पलिंग के कारण, नॉन सैम्पलिंग के कारण। सैम्पलिंग वाले जो है वो सैंपल साइज अगर बढ़ा दो या पूरा पॉपुलेशन की स्टडी कर दो तो ये बेचारे खत्म हो जाएंगे। बायस जो है वो किसी की पक्षपात के कारण आ रहा है, और अनबायस्ड कोई और कारण से आ रहा है। ये बायस जो वो कम्युलेटिव इन नेचर है, और ये कंपनसेटिंग, अनबायस्ड जो कंपनसेटिंग इन नेचर है, ध्यान रखिएगा। नॉन सैम्पलिंग एरर जो वो इसके सैम्पलिंग के अलावा किसी और कारण से जो भी आ रहे हैं वो नॉन सैम्पलिंग एरर है। उसके बाद में सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग के बीच का सिंपल से डिफरेंस बात की।
पॉपुलेशन के अगर डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैंपलों की जो है बहुत सारे सैंपलों के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कहलाएगा। इसकी मदद से स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट किया जा सकता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन हो जाएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो वो क्या कहता है कि अगर लार्ज साइज सैंपल लिए जाए यूनिवर्स से, चाहे यूनिवर्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो इसके अर्थमेटिक मीन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा वो पॉपुलेशन के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसके हिसाब से उसके बराबर जो वो होगा। इसके बारे में पॉपुलेशन पैरामीटर और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशनशिप के बारे में बताया। ये लार्ज सैंपल के बारे में बात करता है और उसने कहा कि अगर जैसे जैसे आप लार्ज साइज के सैंपल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, चाहे पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। ये लार्ज साइज सैंपल के बारे में बात करता है, ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होती है, रेंज में नहीं होती, बाकी लगभग सब में ही होती है और ये बहुत जगह यूज होती है। उसके बाद में लिखा है कि स्टैंडर्ड एरर, जो स्टैंडर्ड एरर कुछ भी नहीं है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। इसे सिग्मा से जो रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल अगर लार्ज साइज के लिए जाए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपन पता करें तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा और अगर इसी मीन का अपन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। और स्टैंडर्ड एरर जो वो डिफरेंस बताएगा कि भाई सैंपल के स्टेटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर में क्या क्या फ़र्क है। ये मीन का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके उसका किया जा सकता है, कोरिलेशन का किया जा सकता है, प्रोपोर्शन का किया जा सकता है। स्टैंडर्ड एरर जो है वो नॉर्मली अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो कौन सा इनफाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट वाला है, ये वाला लगाते हैं। विथ रिप्लेसमेंट कौन सा, जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि भाई 52 पत्तों में से एक पत्ता हटाया तो वापस पत्ता रख के जो वापस दूसरी बार उठा रहे हैं, इस तरीके का। और ये कम यूज होता है, इसके अंदर ये करेक्शन फैक्टर जो है वो लगता है। उसके बाद में यूटिलिटी क्या है, इससे अपन ये जो है ये पता कर सकते हैं कितने % कॉन्फिडेंस है या नहीं है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। जो भी अपन लेवल रखना चाहे वो इन्वेस्टिगेटर जितना रखना चाहेगा, अगर वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ाएगा तो उस केस के अंदर मतलब कि जैसे 1% की जगह वो कह रहा है कि 5%, तो उसका मतलब क्या है 5% डिफरेंस हो तब तक चलेगा। अगर वो 10% कर देता है मतलब 10% डिफरेंस हो तब तक चलेगा। इन जनरल ज़्यादातर 5% ही यूज होता है। और उसके बाद में ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं। क्लियर है? तो इनको भाई एक बार दो बार नोट्स को देखिएगा। बाकी क्वेश्चन सिंपल आएंगे, कॉन्सेप्ट जो है बस इतना ही है। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उन फॉर्मूलों को अलग से लिख के याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इसका है नहीं।